सर अभी एक और क्या नया टॉपिक है जिसको हम रिबेट के नाम से जान रहे हैं। जब हमने डिस्काउंट को समझ लिया और डिस्काउंट में हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को भी अलग अलग से समझ लिया है, तो फिर ये रिबेट जो है ये इससे किस तरीके से अलग है, क्यों हम रिबेट की अकाउंटिंग अलग करते हैं और क्यों हम इस टॉपिक को अलग से समझते हैं। तो आइए बात करते हैं कि पहले क्या डिफरेंस है आपके डिस्काउंट में और क्या डिफरेंस है आपके रिबेट में। डिस्काउंट में आपने दो कैटेगरी देखी, एक देखा आपने ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट में आपने क्या सीखा कि जब भी आपको बल्क में सेल करना हो तो आप जो डिस्काउंट ऑफर करते हो ताकि आपकी सेल इनहेंस हो सके, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट में आपने क्या सीखा कि जब कैश ट्रेड डिस्काउंट हमारा लग जाता है, मतलब जब हमारा सेल हो जाता है, तब हम बात करते हैं उसकी अर्ली रिकवरी की, अर्ली पेमेंट की, प्रॉम्प्ट पेमेंट की। और उस केस में जब हम अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को ऑफर देते हैं कि अगर आप अर्ली स्टेज में पेमेंट कर दोगे तो आपको कुछ एक अलग परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मतलब ये एट द टाइम ऑफ सेल हो गया, ये आफ्टर सेल हो गया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिकवरी की बात हो गई। नाउ अब रिबेट जो है वो किस तरीके से अलग है। तो रिबेट का बेसिकली मतलब क्या है कि जब हमारे कोई आइटम है जिसको हमें सेल करना है मार्केट में और उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर दाग है। क्वालिटी में दाग का क्या मतलब हुआ कि जो हम प्रॉमिस्ड क्वालिटी की बात करते हैं उससे उसकी क्वालिटी जो है वो इंफीरियर है, मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है जो कि अपने को पहले से पता है, जो कि उसकी एक्चुअल स्पेसिफिकेशन को मेट नहीं करता। तो उस केस में जब हम एक एडिशनल ऑफर देते हैं अपने कस्टमर्स को, उसको हम नाम देते हैं रिबेट का। मतलब क्या हुआ सर इसका कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक आइटम है, कोई आपके पास, लेट से आप जो सेल करते हैं तो आप कोई ब्रांडेड शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक है सर। अब जब आप ब्रांडेड शर्ट सेल करते हैं तो एक जो होलसेलर है, लेट से ये प्यूमा का होलसेलर है या प्यूमा का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या शूज की बात कर लेते हैं, ज्यादा सिंपल रहेगा। अब जो प्यूमा के शूज हमारे मैन्युफैक्चर करते हैं, इन लोगों ने प्यूमा के जो शूज वगैरह ये सेल किया करते हैं, तो इनका जो लिस्ट प्राइस है वो लेट से है 12,000 रुपए, ठीक है। अब इस 12,000 के लिस्ट प्राइस को जब हमारा आइटम जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, जो कि स्पेसिफाई किया जाता है, जितनी चीजें उसके अंदर बताई जाती हैं वो सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड इसमें मेट करते हैं, तो इस केस में इसको मार्केट में ले आने का प्रोसेस क्या होगा कि पहले ट्रेड डिस्काउंट और अगर जरूरत है तो कैश डिस्काउंट, जो भी इसका चैनल है इस चैनल के थ्रू ये मार्केट में उतारा जाएगा। बट अगर बात करें कि यही शूज जो है वो प्यूमा को मैन्युफैक्चर करते वक्त पता लग गया था कि कुछ शूज के अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया है। डिफेक्ट इन द सेंस कुछ ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल माइनर सी साइज में ऊपर नीचे है, या फिर कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे माइनर कुछ होल्स हैं, या फिर उसके कपड़ों के अंदर कुछ इंफीरियर क्वालिटी का कपड़ा यूज कर दिया गया ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी मिस्टेक, ड्यू टू एनी अदर रीजन। बट अब ये है तो ब्रांडेड शूज ही, और जो उसके अंदर माइनर डिफेक्ट है या फिर उसकी स्पेसिफिकेशन जो कि एक्चुअल से थोड़ी सी अलग है, उससे जूते का मेन एलिमेंट जो है वो खत्म नहीं हो जाता। मेन एलिमेंट का मतलब क्या है कि वो आइटम, वो प्रोडक्ट जो है वो एज अ शू ही यूज किया जा सकता है, बट उसको आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो सारे स्पेसिफिकेशन मीट करता है इसलिए हम उसको 12,000 का बेचेंगे। उसके अंदर कुछ एक कमियां हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, एक मैन्युफैक्चरर या एक होलसेलर को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इसको ये क्या करता है, इसको भी मार्केट में उसको उतारना तो है क्योंकि इस पे उसने पैसे तो अपने खर्च कर दिए, तो वो क्या करता है कि वो सामने वाली पार्टी के जो भी रिटेलर है उसको ये नॉलेज में लेके आता है कि भैया इसके अंदर ये छोटी छोटी एक दो बारीक चीजें हैं, इसके वजह से जो ये 12,000 का आइटम है हम तुमको 9,000 में बेचने को तैयार हैं अगर तुम लेना चाहते हो तो। अब जो रिटेलर है उसको भी पता है कि इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, वहां पे इस टाइप के प्रोडक्ट को भी अलग से बेचा जा सकता है, और कोई कस्टमर ऐसा होगा जो कि इन कमियों के साथ भी इसको लेने को तैयार होगा तो उसको मार्केट में वो बेच सकते हैं। तो अब यहां पे अपफ्रंट कुछ डिस्काउंट दे दिया गया, अपफ्रंट कुछ डिस्काउंट दे दिया गया, 12,000 का आइटम उसको 9,000 रुपए का कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एज पर दी स्पेसिफिकेशन नहीं था, थोड़ी बहुत उसके अंदर ऊंच नीच हो रखी थी जो कि सेलर को या जो कि होलसेलर को पहले से पता थी। अब इस टाइप की ऊंच नीच की वजह से जो आपको छूट दी जा रही है, इस छूट का नाम क्या है? इस छूट का नाम है रिबेट। ये सेल बढ़ाने के लिए नहीं दी जाती, अर्ली पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए नहीं दी जाती है, ये दी जाती है अपने प्रोडक्ट को, उन प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने के लिए जिन प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, बट वो त्रुटि ऐसी नहीं है जिससे कि इस प्रोडक्ट का मेन एसेंशियल जो आउटकम है वो खराब हो जाए। मतलब कि अगर ये जूता ऐसा है जिसके जो सोल है और जो ऊपर का
आइटम है वो आपस में चिपका ही हुआ ही नहीं है, या फिर इसको कोई भी पर्सन जो खरीदेगा वो एज अ शू यूज ही नहीं कर सकता। ये शू का एग्जांपल, एक शर्ट का एग्जांपल ले सकते हो आप, कार का एग्जांपल ले सकते हो आप, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो। कोई ऐसी चीज जिसको कि मैन्युफैक्चरर को लगता है कि मार्केट में उतारने से उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होती है, मार्केट में उतारने से जो उसका मेन पर्पस है उस प्रोडक्ट का वो डिफीट नहीं होता, उस प्रोडक्ट को, उस पर्पस को मार्केट में लोग कस्टमर के द्वारा यूज किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू दोज माइनर डिफेक्ट्स जो कि काम चलाने योग्य हैं। तो इस सिचुएशन में वही कंपनीज, वही मैन्युफैक्चरर्स, वही होलसेलर्स उन प्रोडक्ट को थोड़े से सस्ते दामों में मार्केट में लेके आते हैं, कस्टमर भी उसको खरीदता है, रिटेलर भी उसको खरीदता है एट सम डिस्काउंटेड प्राइस, एंड दोज डिस्काउंटेड प्राइस आर कॉल्ड रिबेट। ठीक है सर, अब ये तो हो गया बहुत टेक्निकल एरिया। अपने को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी थ्योरी के अंदर डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं, अपने को देखना है इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो बहुत ईजी है, उसमें ज्यादा कोई मारामारी नहीं है। बट क्योंकि आपको अकाउंटिंग करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी बैकग्राउंड आपको समझाई कि रिबेट एक्चुअल में है क्या और कैसे ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग है। ठीक है, अब यहां पे बात क्या आती है कि एक तो ये था कि ये इसको पहले से पता था, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है उसको पहले से पता था, तो उसने कहा कि भैया इस आइटम को 12,000 के आइटम को हम 9,000 में तुमको देते हैं। अगर ये इसको पहले से पता था, इसने इसको सेल ही 9,000 रुपए का किया है, तो इस 3,000 रुपए के रिबेट का हम क्या करेंगे, इस 3,000 रुपए के रिबेट का हम कुछ नहीं करेंगे, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब क्या हुआ सर कि इस 12,000 में से 3,000 रुपए का रिबेट उसने माइनस किया, हम इसमें से माइनस करेंगे, बोलेंगे कितना आइटम हुआ, 9,000 रुपए। जो सेलर या मैन्युफैक्चरर है वो उसकी एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 9,000 रुपए से। और जिस रिटेलर ने इसको परचेज किया होगा वो एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने से, 9,000 रुपए से। मतलब कि जो रिबेट के बाद का प्राइस है, जो रिबेट के बाद का प्राइस है, उस प्राइस से ही हमारी अकाउंटिंग हो जाएगी और बात खत्म, कहीं और हमें लफड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि इस सिचुएशन में इट विल बी ट्रीटेड लाइक ट्रेड डिस्काउंट, ऐसी सिचुएशन में इसको ट्रेड डिस्काउंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। बट ऐसा अगर होता है कि सपोज प्यूमा ने इसको बेच दिया था, स्टार्टिंग में प्यूमा को भी नहीं पता था, इसने इसको 12,000 के रेट पे चिपका दिया, सामने वाला लेके आया कि भाई साहब इसके अंदर ये कमियां है, इस सामान को वापस ले लो। प्यूमा ने कहा ऐसा करते हैं, वापस क्या करना, आपको हम कुछ रिबेट दे देते हैं। अब उसने रिबेट दिया, सेम वही, उसने कहा इसको आप ऐसा करो, 9,000 का अगर आपको लगता है कि आप इसको ले सकते हो तो आप इसमें 3,000 रुपए का हमारी तरफ से रिबेट समझो। सामने वाले कस्टमर ने, रिटेलर ने समझा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा, बहुत माइनस इफेक्ट है और इसके लिए अगर मुझे 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो आई एम फाइन विद दिस। तो इन दिस सिनेरियो जब सेल हो गई और उसके बाद डिस्काउंट पास ऑन किया जा रहा है, उसके बाद ये चीज नॉलेज में आ रही है, तो उस केस में इस 3,000 रुपए को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इस सिनेरियो में होगा क्या, इस सिनेरियो में क्या होगा, उसके लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। पहला सिनेरियो क्या था, ओके, पहला सिनेरियो ये था कि जहां पे हमने सेल किया और सेल के टाइम पे ही रिबेट हमने माइनस कर दी, मतलब रिबेट allowed at the time of sale, रिबेट अलाउड किया गया है एट द टाइम ऑफ सेल। तो उस केस में आपको क्या करना है, नो एंट्री फॉर रिबेट, रिबेट की कोई भी एंट्री नहीं होगी। आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, सीधा डेटर टू सेल्स, और सामने वाला पार्टी क्या करेगा, परचेज टू क्रेडिटर, बात खत्म हो गई। आपको रिबेट की कोई अलग से एंट्री नहीं करनी है। बट सेकेंड पॉइंट आता है कि व्हेन रिबेट अलाउड आफ्टर सेल्स, सेल हो गई उसके बाद, तो जब सेल हुई होगी तब क्या एंट्री हुई होगी, तब एंट्री हुई होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने से एंट्री हुई होगी, ये ऑब्वियसली 12,000 रुपए से, तब तो रिबेट की कोई चर्चा थी नहीं। और इसने क्या एंट्री किया होगा, सामने वाली पार्टी ने, जो बायर है उसने क्या एंट्री किया होगा, उसने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, कितने से, 12,000 रुपए से। अब जब ये अपनी कमी को लेके गया उसके पास कि भाई साहब आपके प्रोडक्ट में इतनी इतनी कमियां हैं, तो उसने कहा ऐसा करते हैं हम आपको रिबेट देते हैं, कितने का, 3,000 रुपए का। अब जो रिबेट दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है, सेलर दे रहा है। सेलर देगा तो सेलर के लिए वो रिबेट फायदा है या नुकसान है, ऑब्वियसली इट इज अ एक्सपेंस, नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट होगा, ये हमने पीछे भी देखा हुआ है। तो जब यहां पर रिबेट दिया जा रहा है तो उसके लिए वो अलग से एंट्री क्या करेगा, वो बोलेगा रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट
टू। किसको रिबेट दिया उसने? रिबेट दिया है डेटर को, तो उससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, डेटर कम हो जाएंगे कितने से? 3,000 रुपए से। अब 3,000 रुपए की एंट्री करोगे क्या? रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर को 12,000 रुपए हमें लेने थे, हमने कहा भाई 12,000 तेरे को 3,000 माइनस कर देते हैं। माइनस का मतलब कि डेटर को आपने कर दिया क्रेडिट। क्रेडिट कर दोगे टू डेटर अकाउंट 3,000 रुपए से, तो आपका ये 3,000 रुपए इसका बैलेंस कम हो जाएगा। अब डेटर का बैलेंस कितना बचा? 9,000 रुपए, और नुकसान हुआ आपका, उसको आपने लिखा रिबेट अलाउड के नाम से। इसकी बात करें तो ये बोलेगा भाई साहब क्रेडिटर तुमको 12 नहीं दूंगा, अब कितने दूंगा? 9 ही दूंगा, तो मुझे तुम्हें भी कम करना पड़ेगा कितने से? 3,000 रुपए से। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 3,002, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा रिबेट रिसीव्ड। ये क्या बोलेगा? रिबेट रिसीव्ड अकाउंट 3,000 रुपए। इसको क्या हुआ? रिबेट रिसीव्ड हुआ। तो मतलब जो रिबेट दे रहा है वो क्या नाम देगा? इसको रिबेट अलाउड, और जिसको ये रिबेट रिसीव हो रहा है वो क्या नाम देगा? रिबेट रिसीव्ड। इसके लिए ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके लिए ये एक प्रकार का इनकम है, तो ये इसको क्या बोल रहा है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, और रिस्पेक्टिवली पार्टी के बैलेंस को इससे एडजस्ट कर दे रहे। तो मतलब रिबेट की एंट्री हमेशा कैसे होगी? इस तरीके से होगी, और ये हमेशा आफ्टर सेल्स होगी, तभी इसकी एंट्री करने की आवश्यकता है। और अगर सेल्स के टाइम पे ही रिबेट दे दिया गया तो एंट्री में इसको लाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा नेट अमाउंट की एंट्री कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। इसी चीज को फटाफट से अपने थ्योरी से और रिलेट कर लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ये बेसिकली एक प्रकार का रिडक्शन है वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर, जो कि जब सेल किया जाता है और सेलर के द्वारा अलाउ किया जाता है। अलाउ किया जाता है इसको क्यों, क्या कारण होता है इस रिबेट का? वो सारे रीजन हो सकते हैं जो सारे ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट में नहीं होते। मतलब अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट जो भी रीजन बनेगा, तो रीजन उसके अलावा क्या बनता है वो मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पे। मोटा मोटा ट्रेड डिस्काउंट का एक पर्पस है बल्क क्वांटिटी, कैश डिस्काउंट का एक पर्पस है आपका अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट। उसके अलावा अगर किसी और पर्पस के लिए आपको डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? रिबेट के नाम से जानते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है? रिबेट इज यूजुअली अलाउड फॉर इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड और गुड्स बीइंग नॉट एज पर दी स्पेसिफिकेशन। जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर गुड्स नहीं है तो उस टाइप की सिचुएशन में हम कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं, रिबेट ऑफर करते हैं, उसको हम यहां पे समझ के चल रहे हैं। एज सच इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज यूजुअली अलाउड बाय द सेलर ऑन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज बाय द परचेजर, और कैश डिस्काउंट जो होता है वो किस लिए होता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। इसमें ये रीजन नहीं है। इसके अलावा इंफीरियर क्वालिटी या फिर एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है आपका प्रोडक्ट, इसलिए कुछ छूट दी जा रही है, उस छूट को हम रिबेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने क्या देखा? हमने देखा यूजुअली नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर रिबेट बिकॉज इट रिड्यूसेस द सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें इसकी कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। However, if rebate is allowed after the entry for sale of goods has already been passed, मतलब सेल की एंट्री हमने कर ली थी, उसके बाद रिबेट दिया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है, then a separate entry will be required in the books of seller as well as purchaser। तो उस केस में इसकी एक सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी, दोनों के बुक्स में सेलर को भी करनी पड़ेगी और परचेजर को भी करनी पड़ेगी। और वो एंट्री क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ये एंट्री करेगा आपका कौन? सेलर, और ये एंट्री आपका कौन करेगा? परचेजर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा और आपने इसको रिलेट कर लिया कि क्या यूनिक है, क्या अलग है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट्स में, और क्या यूनिक और क्या अलग है आपके रिबेट के कॉन्सेप्ट।